बच्चों, मैं भूपेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं टेस्ट प्रिप कार्ड में। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा सॉलिड स्टेट के प्रत्येक फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट के फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर मैं इन फॉर्मूले को समझाते हुए भी चलूंगा। तो यह फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में यह काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और यह सारे फॉर्मूले फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 3D सेल्स हैं और इनके पैरामीटर यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि क्यूबिक क्यूबिक हाईली सिमेट्रिकल सेल होती है, तो सबसे इजी इसी का ही डायमेंशन होता है, इसी के ही सारे पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लेंथ होती है ए बी एंड सी, और इसके जस्ट अपोजिट के जो एंगल होते हैं यह होता है अल्फा, और बी के अपोजिट जस्ट एंगल होते हैं बीटा, और सी के अपोजिट जस्ट एंगल होते हैं गामा। तो यहाँ पर बच्चों यह लेंथ है और यहाँ पर यह एंगल है जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं। और इसी में ही सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी क्यूबिक सेल्स 3D सेल्स आते हैं। और यहाँ पर बच्चों यह है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक का मतलब है कि यहाँ पर जैसा कि आईटीजे में क्वेश्चन भी आया था ऑर्थोरॉम्बिक से रिलेटेड, आईटी और मेडिकल में भी क्वेश्चन आया था। तो ऑर्थोरॉम्बिक उन्होंने मैच बॉक्स का सेल का नेम पूछा था, क्रिस्टल सिस्टम का नेम पूछा था। तो यहाँ पर जो मैच बॉक्स होती है इस तरह की होती है मैच बॉक्स, जैसा कि आपको पता ही होगा मैच बॉक्स। तो इसके जो पैरामीटर होते हैं इस तरह के इसके पैरामीटर होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। और यह मैच बॉक्स का एग्जांपल है ऑर्थोरॉम्बिक सेल। और यहाँ पर यह टेट्रागोनल होता है, यह फ्रिज का शेप होता है। फ्रिज फ्रिज ए बी दो लेंथ इसमें इक्वल होती है और सी अलग होती है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोनोक्लिनिक यहाँ पर ए बी इक्वल नहीं होती है, कोई भी बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर अल्फा बीटा जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, बट बीटा अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री के होते हैं और बीटा एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। और अब हम देखते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के नहीं होते, बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और ट्राइक्लिनिक हाईली अनसिमेट्रिकल सेल है बच्चों। दिस इज अ अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका अनसिमेट्रिकल होता है क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यह इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होते हैं और जो लेंथ होती है वह भी बराबर नहीं होती। तो इसलिए यह जो सिस्टम होता है काफी अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। और नेक्स्ट है हेक्सागोनल जो कि ग्रेफाइट का सिस्टम होता है। और यहाँ पर ए बी बराबर होती है, सी बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर अल्फा बीटा जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और यहाँ पर जो गामा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है और एफसीसी है। इसका जो रिलेशन है रेडियस और एज लेंथ, ए मीन्स एज लेंथ, और यहाँ पर इसका रिलेशन कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर इसके एटम पर यूनिट सेल आप सभी कैलकुलेट कर लेते होंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। और सबसे बड़ी बात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी हम एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इस तरह से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रत्येक ईयर जेई में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, इस तरह से। तो अब हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक एटम मिलेगा, यहाँ पर भी हमें एक एटम मिलेगा और यहाँ पर भी हमें एक एटम मिलेगा। तो यह जो एटम है यह इन सभी एटम के कांटेक्ट में रहता है। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और ऐसे ही बीसीसी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर का हम कैलकुलेट कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये बॉडी सेंटर है तो यहाँ पर सेंटर में भी एक एटम रहेगा। अब यह जो एटम है ये सभी जो कॉर्नर एटम है इनके कांटेक्ट में रहता है इस तरह से। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, बिकॉज यहाँ पर 8 कॉर्नर एटम है। और ऐसे ही हम एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें एफसीसी यूनिट सेल बनानी होगी। और यहाँ पर एफसीसी में एटम्स कॉर्नर पर भी रहते हैं और फेसियल पर भी रहते हैं। यहाँ पर ये फेस है 1 2 3 4, और हम इसको यदि हम एक्सटेंड करेंगे तो अदर यूनिट सेल बन जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर भी जो एटम है वो फेसियल पर भी रहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यह जो एटम है वह इन कॉर्नर एटम से टच में रहता है और नीचे वाली यूनिट सेल के फेसियल एटम से टच में रहता है, और यहाँ पर ऊपर वाली यूनिट सेल के फेसियल एटम से टच में रहता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गया 12। तो यहाँ पर 12 हो गया। और ये सब पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता ही होगा 52% 68%। और एफसीसी हाईली डेंस होती है, 78% इसका फिल्ड पार्ट होता है। और यहाँ पर रिलेशन हो गया ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 2 इंटू टेट्राहेड्रल बॉइड। टेट्राहेड्रल बॉइड यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल के जस्ट डबल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेबरहुड एटम्स। नेबरहुड एटम्स अब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का देखेंगे। और यहाँ पर नियरेस्ट एटम होता है ए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जस्ट यू कैन ड्रॉ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लाइक दैट। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पर जो एटम की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये ए है,
यह लोएस्ट डिस्टेंस ए है फर्स्ट, और सेकंड है फेशियल। अगर हम दूसरी डिस्टेंस हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की होती है √2a, पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो नियरेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से इस एटम तक की, मीन्स बॉडी डायगोनल तक की, यह फेस डायगोनल तक की हो गई FT, और यह वाली बॉडी डायगोनल तक की डिस्टेंस हो गई, तो यह होती है √3a। तो यहाँ पर 3 नियरेस्ट डिस्टेंस निकल के आ गई है। उसी तरह से हम यहाँ पर भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और यह है यूनिट सेल BCC यूनिट सेल। ठीक है, BCC यूनिट सेल, तो नियरेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पर एटम होते हैं और सेंटर पर भी एटम होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की एक नियरेस्ट डिस्टेंस हो गई। ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस कहलाती है √3a। ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो हमारी नियरेस्ट डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर यह हो गई फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, और सेकंड यहाँ से यहाँ तक की यह कहलाती है सेकंड डिस्टेंस। ओके, और थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस है यहाँ पर ये फेस डायगोनल √2a हो गई थर्ड डिस्टेंस। अब हम देखते हैं FCC की जो मेन डिस्टेंस है। FCC की यहाँ पर जो FCC यूनिट सेल है, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे FCC यूनिट सेल, और यहाँ पर ये फेस पर एटम होते हैं, और इस तरह से ईच फेसिस पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर कॉर्नर पर भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नियरेस्ट डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, एक तो ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई एज लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की यह डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होता है √2a। इसको हम जस्ट हाफ कर देंगे तो यह हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर √2 और √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी a/√2। तो यहाँ पर यह जो डिस्टेंस है नियरेस्ट एटम डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर है, यही डिस्टेंस इंपॉर्टेंट थी। और अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह फॉर्मूला, यह एटम पर यूनिट सेल, मोलर मास, एंड यह है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक ही हो गया, और यहाँ पर ये अवोगाड्रोस नंबर है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर रेडियस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एवरी ईयर्स क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यस क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यह रेडियस रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पर 0.155 टू 0.225 तक का जो रेडियस रेशियो होता है वो ट्राइंगुलर इसका स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी इसका टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्यूबिक हो गया। तो यहाँ पर कुछ रेडियस रेशियो यहाँ पर दिए गए हैं, हमेशा याद रखिए इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर दिए गए हैं, यह आपको हमेशा याद रखने हैं। NaCl का 6 CsCl का सीरियम क्लोराइड 8 और कुछ इस तरह का। यहाँ पर जिंक सल्फाइड का सिस्टम दिया गया है, जिंक सल्फाइड का है 4:4 का, और यहाँ पर फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 8:4 का रेशियो दिया गया है। मीन्स कैल्शियम 2+ सराउंडेड रहता है 8 फ्लोराइड आयन से, F नेगेटिव आयन से, 8 फ्लोराइड आयन से, मतलब कैल्शियम 2+ सराउंडेड रहता है 8 फ्लोराइड आयन से। और यहाँ पर फ्लोराइड आयन जो सराउंडेड रहता है वह 4 कैल्शियम 2+ आयन से। अब हम देखते हैं बच्चों क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है? क्रिस्टल डिफेक्ट 2 टाइप का, स्टिक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक। स्टिक्योमेट्रिक में बच्चों रेशियो सेम रहता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि NaCl है, यहाँ पर 1:1 रेशियो है, तो रेशियो सेम रहेगा। चाहे यहाँ पर देखिए स्कूट की डिफेक्ट में आयन पेयर मिसिंग होता है, मीन्स Na+ एंड Cl नेगेटिव, कोई भी एटम है सपोज A एंड B, तो A एंड B दोनों ही कैटायन एंड एनायन दोनों ही मिसिंग रहते हैं, तो इस केस में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और बाकी चार्ज सेम रहता है। फ्रिंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो कैटायन होता है वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, अंदर ही अपनी जो मेन पोजीशन होती है वहां से हट जाता है और क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, तो उसमें डेंसिटी सेम रहती है। अब देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि F सेंटर का आपने सुना होगा, NaCl क्रिस्टल में हम देखते हैं कि NaCl क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर के साथ अगर हम हीट करते हैं, ये सोडियम वेपर क्या होता है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है यहाँ से, और ये Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन नीचे अंदर की तरफ दे देता है यहाँ पर, और जिससे Na+ क्या करता है कि Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो Cl नेगेटिव को अपने स्थान से ऊपर की तरफ ले आता है और NaCl बना देता है, और यहाँ पर एक वैकेंसी नेगेटिव क्रिएट हो जाती है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, और यही कहलाता है बच्चों F सेंटर। इसी के द्वारा ही, क्योंकि ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कलर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर विजुअल लाइट, इसका जो कलर होता है येलो कलर का होता है, और ऐसे ही लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर का होता है, पोटेशियम क्लोराइड का वायलेट कलर का होता है। तो बच्चों यह काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे सॉलिड स्टेट के। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और इस फार्मूलाज में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा IIT में। तो चलिए यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ फार्मूलाज को हम स्टडी करते हैं, और फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो रेट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है कितने समय में, तो यहाँ पर यह रेट हम लिख सकते हैं इस तरह से, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर इसका
जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम यहाँ पर कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हम सेकंड ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी टाइम हम ले सकते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यह है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि समय के साथ डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हम एवरेज डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन देखते हैं और कितने समय में यह कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम स्लोप की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रेट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेन थीटा, हम ये टेन थीटा हो गया, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं टेन थीटा। तो उससे हम इंस्टेंटेनियस रेट को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्लोप को। और उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर M1 और M2 कोफिशिएंट है और P एंड Q यह ऑर्डर है। यह दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। जैसा कि P इक्वल टू M1 यह बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। और उसी तरह से यह Q इक्वल टू M2 यह बराबर हो भी सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर रिएक्शन का बनेगा जाकर, यहाँ पर N इक्वल टू P प्लस Q, यहाँ पर ये ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का बनेगा जाकर। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ओवरऑल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स वन स्टेप रिएक्शन में हम कॉफिशिएंट और ऑर्डर यह सेम ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कॉफिशिएंट और ऑर्डर ये सेम भी होते हैं। यहाँ पर वन स्टेप रिएक्शन के लिए M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 यही कहलाता है ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यह हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन इस पर आते हैं। और यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर जीरो आ गया। तो यहाँ पर रेट हम इस तरह से लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, और रेट हम यहाँ पर इस तरह से भी ले सकते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर रेट और दोनों को ही हम इक्वल कर देंगे तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। और यहाँ पर हम टी हाफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टी हाफ में जो आफ्टर टी टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट हाफ, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। तो यहाँ पर इसको भी हम, इसकी जो दोनों ही वैल्यू हैं टी हाफ और कंसंट्रेशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें यह रिलेशनशिप मिल जाएगा टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में। यानी कि टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम देखते हैं बच्चों सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये सारी चीजें थी ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर रेट कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से यह फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमेशा ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ पर इसी तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी कि इसमें हम यहाँ पर ये टी हाफ की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास यह फार्मूला निकल के आ जाएगा। टी हाफ मीन्स जो आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन है वो C0/2 हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें के और टी हाफ के बीच हम रिलेशन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यह हो गया इसका रिलेशनशिप, अगर हम और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर यदि दोनों रिएक्टेंट सेम है तो यहाँ पर हम रेट कुछ इस तरह से लिखेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहाँ पर ये इस तरह से निकल के आएगा। और यहाँ पर दोनों ही रिएक्टेंट अगर डिफरेंट हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी। इसको आप याद रखिए। और यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बी मच हायर देन ए। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बी पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ ए पर ही डिपेंड करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेट बढ़ जाएगा यदि रिएक्शन के टेम्परेचर को हम 10 डिग्री तक इंक्रीज करेंगे। और अब हम देखते हैं यहाँ पर अरेनियस थ्योरी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर अरेनियस थ्योरी है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वह कम है रिएक्टेंट के टेम्परेचर से। तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है।
तो कुछ इस तरह से यह ग्राफ है और अरेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और यहाँ पर यह टेम्परेचर हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंस हो गया, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम रेट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और रेट को लिखने के लिए R इक्वल टू के कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर की वैल्यू जो कि n कहलाती है। यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू हम लिखते हैं। और यहाँ पर ये देखिए स्लोप का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एल एन के है, एल एन के, और यहाँ पर एल एन ए इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया सी की वैल्यू, और यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू 1/t, यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें यह ग्राफ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर बड़े ध्यान से आप देखिए। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड एसआरपी होता है माइनस एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, दोनों ही वैल्यू सेम होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं। तो इस तरह से हम सेल पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि कैथोड राइट हैंड साइड की तरफ होता है, तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। यह फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको एस आर पी की वैल्यू नहीं है, एस ओ पी की वैल्यू दी हुई है, एस ओ पी की वैल्यू दी हुई है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एस ओ पी को एस आर पी में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला हमेशा यह आप फॉर्मूला याद करिए, और यहाँ पर ये सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एस आर पी ऑफ कैथोड दिया गया है, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड दिया गया है, यानी कि यही फॉर्मूला है ये। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह यदि आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे तो आपको सेम फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर ई सेल यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और सेल वर्क करेगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो रहता है एनोड का, हमेशा ध्यान रखिए, तभी सेल वर्क करेगा। और यहाँ पर एस आर पी ऑफ कैथोड, एस आर पी ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, यह नॉर्मल टेम्परेचर पर है, और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर है। स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर ये नॉट लिखा हुआ है, और ये नॉर्मल कंडीशन में है। स्टैंडर्ड मतलब कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, और मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 एम रहे, और प्रेशर 1 atm रहे। तो ये सारी कंडीशन कहलाती हैं स्टैंडर्ड। अब हम देखते हैं बच्चों नस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एवरी ईयर्स क्वेश्चन आता है, 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है, और यहाँ पर ये रिएक्शन क्वांटेंट की वैल्यू दी हुई है। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन और के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम पर है तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। यदि हम इसको इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो हम डेल्टा जी की वैल्यू को 0 कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है। तो हमें यह फॉर्मूला मिल जाएगा, क्यों की जगह हम के इक्विलिब्रियम लिख देंगे। और यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए इस तरह से, ये फॉर्मूला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ये नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। और इसी तरह से यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू रखी हुई है, और इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू है। अब बच्चों यहाँ पर रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर है तो क्या होगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा, और ई नॉट सेल भी 0, ई सेल भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लॉग के इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि जगह हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर क्यू इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ पर ये इस तरह से ई सेल भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले से हम ई सेल कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये है एक इलेक्ट्रोड के लिए है नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, मतलब कि एम एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एम एन कन्वर्ट इंटू एम सॉलिड, एम एन कन्वर्ट इंटू एन सॉलिड। तो कि यह जो फॉर्मूला है वह रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेंगे, और एक बार हम रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो कि
अपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, इस तरह से। तो बच्चों बहुत ही इजी है इस तरह के क्वेश्चन। और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन सेल ए सेल विच बोथ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ सेम मटेरियल, ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन सेल के लिए पी नॉट सेल ये 0 होता है। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल में कंसंट्रेशन डिफरेंट होती तभी सेल वर्क करता है, अगर सेम होगी तो सेल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमें इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा। और इसी तरह से ये है कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये प्रेशर दिया हुआ है। तो P1 अपॉन P2 यह फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पर यह जो ऑर्डर है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यह जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, मीन्स यहाँ पर यह रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्मूला है। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जल्दी से इलेक्ट्रोड पर, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड पर यह डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका SRP ज़्यादा होगा। SRP मोर इजीली डिपॉजिट। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिए। और जिसका SRP कम होता है वह इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर देगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका SRP कम होगा, लो SRP वैल्यू। ठीक है, तो यह ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। और यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सेल में, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट सेल हो गया, और यहाँ पर हम जब बैटरी से हम, यहाँ पर ये बैटरी है, जब चार्ज को हम बढ़ाएंगे तो डिपोजिशन जल्दी जल्दी होगा। मान लीजिए कि Na+Cl नेगेटिव आए ना, ये कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर Na+ जल्दी जल्दी डिपॉजिट होगा यहाँ पर, और Cl नेगेटिव जल्दी जल्दी लिबरेट होगा यहाँ से 1/2 Cl2 गैस जल्दी जल्दी लिबरेट होगी, और यहाँ पर Na+ यह डिपॉजिट होगा जल्दी से। तो यह कहलाता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ फैराडे यहाँ पर यह बोलता है कि यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हम दो सेल को, यहाँ पर ये दो सेल हैं, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोलाइट सेल हैं इस तरह से, और इन दोनों सेल को यदि आप, यह पॉजिटिव हो गया, यह नेगेटिव हो गया, यह पॉजिटिव हो गया, यह नेगेटिव हो गया, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों में ही सेम करंट पास होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम चार्ज पास होगा, मतलब चार्ज कहलाता है चार्ज Q इक्वल टू IT। ओके, तो यह चार्ज कहलाता है, सेम चार्ज पास होगा। तो वेट ऑफ डिपोजिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट मास के। इक्विवेलेंट मास जिसका ज़्यादा होगा उसी का ही वेट ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो हमें फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला मिल गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 एंड E2 इक्विवेलेंट वेट है दोनों ही सेल के। सपोज यह है W1 एंड यहाँ पर जो डिपॉजिट हुआ है वो है W1, और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट है E1, और यहाँ पर जो डिपॉजिट हुआ है वह W2 डिपॉजिट हुआ है और उसका इक्विवेलेंट वेट है E2। तो इस तरह से यह जो फॉर्मूला है वो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, अब करंट एफिशिएंसी हम देखते हैं। देखिए थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि कितना डिपॉजिट हुआ और एक्चुअल में कितना डिपॉजिट हुआ, इसको हम देखते हैं। तो यह हमारी करंट की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जी कहलाता है रेजिस्टेंस की जस्ट अपोजिट। तो यह कंडक्टेंस हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कप्पा, यह क्यों होता है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, तो वो दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू के कप्पा 1000 मल्टीपल 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो इसमें बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कप्पा की वैल्यू हम सेंटीमीटर में यदि हम रखेंगे तो हमें 1000 ऊपर लिखना पड़ेगा, और अगर हम इसको मीटर में रखेंगे तो यहाँ पर 1000 आपको नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा 1000, अगर हम मीटर में कैलकुलेट कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पर कप्पा की वैल्यू यहाँ पर हम सेंटीमीटर में ही पुट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पर होता है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई L अपॉन ए जो कि कॉन्स्टेंट होता है, कांस्टेंट जो कि कहलाता है सेल कांस्टेंट, दैट इज अ सेल कांस्टेंट। ओके, क्योंकि किसी भी सेल के लिए यह वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब कि सेल की जो लेंथ और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। सपोज यह है इलेक्ट्रोलाइट सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखते हैं बच्चों कोलराउस लॉ। तो इस लॉ में हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर यह रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर आप ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ भी बना सकते हैं आप इस तरह से, आपको दो ग्राफ मिलेंगे। यह वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पर यह जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। मतलब आप कंसंट्रेशन को यदि आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस की वैल्यू है, कंडक्टिविटी है, वो कम होती चली जाएगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज, यहाँ पर ये अंडर रूट सी है, और यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, वो कम होता चला जाएगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मोबाइलिटी कम होगी, मोबाइलिटी कम होगी आयंस की, मोबाइलिटी, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ यह मिल जाएगा। और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर आप इन्फिनिटिव डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पर ये जो आयंस की मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे और नंबर ऑफ आयंस कैटायन एंड एनायन लिखेंगे। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ के, एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन, तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्ट की पता है, एसिड की पता है, और सॉल्ट की पता है, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पता है तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी पता कर सकते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं सेकेंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर आप अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से ये आपको एग्जाम में दिया होगा, कंसंट्रेशन दी होगी, अल्फा पता करके आप यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव डाइल्यूशन के लिए है। और यहाँ पर आप सॉलिडिटी प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एस स्क्वायर है, मान लीजिए कि आपको पास Al2SO4 होल थ्राइस, ये सॉल्ट है। अगर आप इसको डिसोसिएट कर देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी है एस, तो आप इसको Al3++3SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2S और यहाँ पर 3S हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम सॉल्युबिलिटी KSP हम कैलकुलेट कर लेंगे, KSP हो जाएगा 2S² मल्टीप्लाई बाई 3SQ। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आई थिंक आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा, और ये फॉर्मूले आपके 12th और आपके आईआईटी और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम बच्चों देखते हैं फॉर्मूला सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है, इससे भी आपको कोई ना कोई फार्मूला या फार्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट भी देखते हुए चलेंगे। ऑस्मोटिक, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, और सेकंड है आपका ये प्रेशर से रिलेटेड है, प्रेशर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड है। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये इक्विलिब्रियम हाइट हो गई, मतलब कितनी हाइट तक यह जो चलता है, ये इसको अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे तो यहाँ पर कितनी हाइट तक ये सॉल्यूशन चढ़ता है। ठीक है, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम रखते हैं, और यहाँ पर यह फॉर्मूला निकल के आया है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ेगा, इस तरह से। और अगर हम मिक्सचर का कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमें टोटल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि RT कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम टोटल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, और उसको हम यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वह होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, वह आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वह होता है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि आपके पास यह बॉडी सेल है, बॉडी सेल को यदि आप यहाँ पर यह हाई कंसंट्रेशन में रखेंगे, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन मीन्स इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.9% से ज़्यादा है, तो आप इसमें हाई कंसंट्रेशन में रखेंगे तो यह जो कंसंट्रेशन कहलाती है वह हाइपरटोनिक कहलाती है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मीन्स इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.9 मोल पर लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो यह कहलाती है पर लीटर, और यह जो कंसंट्रेशन है वो NaCl की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो कहलाएगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और हाइपोटोनिक जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl, दिस इज अ परसेंट NaCl, परसेंट है, तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और यहाँ पर यह जो सोल्यूशन कहलाएगा यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से
तो यह कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और यहाँ पर हम क्वांटम फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर्स क्वेश्चन में, एवरी ईयर्स आईआईटी में यह क्वेश्चन आता है, ठीक है, एवरी ईयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटम फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों ही क्वांटम फैक्टर होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यह कहलाता है क्वांटम फैक्टर। और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यह जो केस है डिसोसिएशन के केस में है। डिसोसिएशन मीन्स रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस केस में यहाँ पर यह हो गया 1 + n-1 और यहाँ पर n हो गया कि एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल गिव्स हाउ मेनी आयंस, ओके, द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल लाइक केसीएल, केसीएल टू मॉलिक्यूल्स 2 आयन जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो n वैल्यू होगी 2 हो गई। तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और इसी तरह से व्हेन एसोसिएशन केस टेक्स प्लेस, तो यहाँ पर ये बीटा हो गई और यहाँ पर ये क्वांटम फैक्टर की वैल्यू हो गई। बीटा कहलाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ पर एक जो रिएक्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर यह एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, 1 मोल प्रोडक्ट ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, तो यह कहलाता है डाइमर, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, वो कितना बनाएगा, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ये n है और यहाँ पर ये n बना रहा है, तो यहाँ पर ये 1/n हो जाएगा। मतलब 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट जनरेट कर रहा है 1/n मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयंस, ओके। सो सेम यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आई वैल्यू। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाउ मच दैट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा पी। और यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पर ये n वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इस तरह से हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आइडेंटिफाई हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और EVS यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर डेल्टा टी वी = -KBM। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है प्योर सॉल्वेंट और जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है। तो यह उसमें डिफरेंस है। और यहाँ पर ये क्वांटम फैक्टर है और यहाँ पर ये डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पर ये मोलैलिटी है, m है मोलैलिटी है। और यहाँ पर ये K भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये L की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट, यह फॉर्मूला बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी = I/KF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह से यह मोलैलिटी और यह क्वांटम फैक्टर, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से पहले और ऐड करने के बाद, यह टेम्परेचर डिफरेंस है। और इसके बाद बच्चों हम देखते हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर यह जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है सॉल्वेंट का, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर दिया गया है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, जो कि पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करता है। तो ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अब वोलेटाइल लिक्विड को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अब जब A मोर वोलेटाइल है देन B के, तो बॉइलिंग पॉइंट A का कम रहेगा B से, क्योंकि A इज मोर वोलेटाइल, ओके। तो थोड़ा सा भी A को हम हीट करते हैं तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। और यहाँ पर ये डाल्टन लॉ है, यहाँ पर जब दोनों ही वोलेटाइल हैं तो यहाँ पर ये टोटल प्रेशर हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। PD = PA + PV। तो यहाँ पर PA का मोल फ्रैक्शन है वेपर अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये XB यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर यह बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कभी कभार ग्राफ दे दिया जाता है और पूछते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव डेविएशन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। A मोर वोलेटाइल है, तो यहाँ पर इसका जो प्योर फॉर्म में पेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसका जो प्योर फॉर्म में B का कम है। और मिक्सचर को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ PT = PA + PV, यह टोटल वेपर प्रेशर निकल के आता है।
और आइडियल सॉल्यूशन इस तरह का ही ग्राफ बनाएगा और यहाँ पर यह वेपर टोटल वेपर प्रेशर होगा आइडियल का कुछ इस तरह से। और मिक्सिंग जीरो होती है, वॉल्यूम चेंज भी जीरो होता है। यहाँ पर एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है जब दो मिक्सचर को ऐड करेंगे। और डेल्टा जी यह नेगेटिव होता है, मतलब यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के डेविएशन शो करता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों यहाँ पर जब हम पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा कि यहाँ पर यह हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल क्या करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ, H2O प्लस CH3OH यह है मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अट्रैक्शन। ओके, सो दैट्स वाई दे आर नॉट मिक्सड स्ट्रांगली। ओके, स्ट्रांगली मिक्स नहीं करते हैं तो वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर ये डेल्टा मिक्सिंग भी पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पर एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर ये जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो जो है राउस लॉ आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर ये शो करेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले होते हैं वो अल्कोहल से रिलेटेड ही होते हैं ज़्यादातर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे में अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर के साथ है, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के साथ है। तो अल्कोहल वाले क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन हमेशा, यह ट्रिक होगी आपको ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों नेगेटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है टोटल का वो कम रहता है PA प्लस PB से। तो यहाँ पर यह क्योंकि जल्दी मिक्स हो जाता है तो उसकी नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, A और B के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव डेविएशन मतलब टोटल वॉल्यूम भी कम रहेगा। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये पॉजिटिव हमेशा रहता है और ये स्पॉन्टेनियस रहता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि H2O प्लस एसिड लाइक H3COOH एसिड वाले जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है दोनों में, वाटर और एसिड में। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन स्ट्रॉन्ग होगा तो ये नेगेटिव डेविएशन यहाँ से इस तरह से आप शो करेंगे। और यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म हो गया और यहाँ पर ये ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पर ये एसीटोन है, यहाँ पर ये हम लिख लेंगे CH3COCH3 ये हो गया एसीटोन। यहाँ पर हम C ऐड कर लेंगे और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इसलिए ये इनका जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा कुछ इस तरह से। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं, देखिए लास्ट में हम हेनरीज लॉ देखते हैं। हेनरीज लॉ जैसा कि आप देख सकते हो कि हेनरीज लॉ क्या इंडिकेट करता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर ये गैस है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज़्यादा डिजॉल्व होंगे लिक्विड में। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि गैस इन लिक्विड डिजॉल्व in any solvent per unit volume is proportional to the pressure of gas in equilibrium with liquid। ओके, तो इस तरह से यह आपका जो हेनरीज लॉ हो गया। हेनरीज लॉ हो गया, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी वह डिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से वेट ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो इस तरह से आपको ये हेनरीज लॉ कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आइए बच्चों आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे समझ में आ गए होंगे। और एग्जाम से पहले आप अगर यह वीडियो आप 4 से 5 बार यदि आप देख लेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे और आपका माइंड जल्दी ही क्लिक करेगा मेंस एग्जाम में, मेंस या एडवांस लेवल एग्जाम में भी जल्दी माइंड क्लिक करेगा और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और टाइम भी काफ़ी आपका बच जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट प्रेप कार्ड के ऐसी वीडियो के साथ। तब तक लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।